बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो ऐसे आप लोगों के लिए चुना है वो है गुड गवर्नेंस एंड नीड ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। गुड गवर्नेंस है क्या? गुड गवर्नेंस हमेशा गवर्नमेंट देती है, यानी गवर्नेंस गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट बनती है इलेक्शंस के बाद, तो उसके बाद उसके ज़िम्मे जो सबसे बड़ा काम होता है वो गवर्न करना, और वो गवर्न करती हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ। मिनिस्ट्रीज़ बनाती है, और वो मिनिस्ट्रीज़ भी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जैसे कि फॉरेन मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री। अब उनके नीचे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे FIA है, पुलिस है, और डिफरेंट दूसरे इंस्टीट्यूशंस। इनके साथ मिलके वो गवर्नेंस करते हैं। तो आपको शायद अब अंदाज़ा हो गया होगा कि इंस्टीट्यूशंस जैसे हमारा वाप्टा है इंस्टीट्यूशन, हमारा PIA है, ओगरा है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, हमारा नेपरा है, इसके अलावा पुलिस है। ये सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके ज़रिए से गवर्नमेंट गवर्नेंस करती है। लेकिन अगर ये इंस्टीट्यूशंस रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने में फ़ेल हो जाएं तो बैड गवर्नेंस। अगर वो लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट करने का मतलब है, या रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि जहाँ पर इंसाफ हो वो इंसाफ रूल ऑफ लॉ के मुताबिक डिलीवर करें। अगर गरीब इंसान रूल के मुताबिक उसका कसूर नहीं है और अमीर इंसान का कसूर है, तो पुलिस अगर उसको पकड़ती है अमीर आदमी को, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई मगरमच्छ है, वो पुलिस को फ़ोन करे तो पुलिस उसके पीछे अपने लॉस को इग्नोर कर दे, तो फिर इसका मतलब है इंस्टीट्यूशन वीक है और रूल ऑफ लॉ उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पॉर्टेंट है किसी मिनिस्टर की कॉल या उसके जो बड़े आदमी के आगे बिछ जाना। इसको कहते हैं वीक इंस्टीट्यूशन। तो हमारे यहाँ पे जो गवर्नेंस का क्राइसिस है क्या है, अब आपको समझ लग गई होगी कि व्हाट इज़ गवर्नेंस क्राइसिस। एंड गवर्नेंस क्राइसिस ऑलवेज लीड्स टूवर्ड्स institutional crisis. So there is a need of institutional restructuring. What do you understand by institutional restructuring? जब institutional reforms की बात आती है, institutional restructuring की बात आती है, तो उर्दू में हमने अक्सर औकात पढ़ा है बचपन से ही कि निज़ाम ही ख़राब है और निज़ाम को तब्दील करना है। ये जो निज़ाम को तब्दील करने की या सिस्टम को चेंज करने की बात है, इसी को इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कहते हैं। अगर आप बैकग्राउंड देखें हमारे पाकिस्तान के गवर्नेंस के बारे में, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें बहुत सारी रीज़न्स खुद ही से दे देता है कि क्यों हमारी गवर्नेंस ख़राब है। जैसे पाकिस्तान गॉट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, तो ब्रिटिश इंडिया में कैसी गवर्नेंस थी? वहाँ पे बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस नहीं थी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज नेवर फॉर्म्ड देयर एंड दे डिड नॉट रूल द कंट्री. That was ruled by the top bureaucrat, and that top bureaucrat was called as Governor General Viceroy, and he was always imposed upon India by the British. वो वाइसराय अपनी एक एग्जेक्टिव काउंसिल के साथ पूरे मुल्क को चलाता था। वो एग्जेक्टिव काउंसिल का मतलब है उसमें, जैसे हमारी एग्जेक्टिव काउंसिल इस वक्त जो डेमोक्रेटिक कंट्री की होती है वो कैबिनेट होती है, इसमें मिनिस्टर्स बैठते हैं, लेकिन उस वक्त एग्जेक्टिव काउंसिल में सारे ब्यूरोक्रेट्स बैठते थे और उनको सेक्रेटरीज बोलते थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ इंटीरियर, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, ये सारे सेक्रेटरीज होते थे। उनके ज़रिए से पूरा मुल्क चलाया जाता था। इसी तरीके से एक गवर्नर भी ब्रिटिश होता था। गवर्नर की एक एग्जेक्टिव काउंसिल, जो प्रोविंशियल एग्जेक्टिव काउंसिल, उसके साथ मुल्क चलाया जाता था। एक काउंसिल छोटी मोटी उन्होंने बनाई थी जिसमें इंडियंस इलेक्ट भी होते थे, सिलेक्ट भी होती थी, मगर उनकी पावर्स ना होने के बराबर थी, वो सिर्फ टॉकिंग शॉप्स थी। तो अब आप लोगों को समझ लग गई होगी कि जो कॉलोनियल गवर्नेंस स्टाइल था वो कैसा था। वो ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए से हुकूमत करते थे। उनकी हुकूमत पार्टिसिपेटरी नहीं होती थी, यानी लोगों की पार्टिसिपेशन या रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल
those who spoke on behalf of the people, their participation in the governance was negligible. उसके साथ साथ distribution of powers नहीं थी. Mostly there was a centralization of power, and power remained in one hand with the top bureaucrat who was called as viceroy, and then governors held most of the powers in provinces. तो centralization of powers थी. Democratically that was not distributed, delegated to the lower rungs of the society. तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या वजूहात हैं कलोनियल लेगेसी की, क्योंकि कलोनियल लेगेसी एक बहुत बड़ी रीज़न है पाकिस्तान के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को ख़राब करने के लिए. आज भी या सिंस 1947 ऑनवर्ड विद अ लिटिल एक्सेप्शन ऑफ कायद-ए-आज़म्स पीरियड पाकिस्तान को इस ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल से ही चलाया गया है और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स भी रही हैं जो कि कलोनियल लेगेसी है. कलोनियल लेगेसी में एक और भी चीज़ आती है, उन्होंने डिविजन्स क्रिएट की हुई थी हाई केडर और लोअर केडर के दरमियान में. लोगों ने अगर आम कॉमन आदमी ने अगर ब्यूरोक्रेट को मिलना होता था या कमिश्नर को या गवर्नर को मिलना होता था तो उसकी अरेंजमेंट बड़ी कुछ इस तरीके से की जाती थी कि एक खौफ और रोब और दबदबा उन लोगों में पैदा हो जाए. लंबी लंबी डेट्स दी जाती थी, एक बहुत बड़े टेबल के को बीच में रखा जाता था सिर्फ़ और सिर्फ एक कलोनियल एटीट्यूड को शो करने के लिए. तो कलोनियल एटीट्यूड एक ये भी था स्लेव मास्टर एटीट्यूड कि दे वर द मास्टर्स एंड वी वर द स्लेव्स, एंड दिस काइंड ऑफ कलोनियल लेगेसी पाकिस्तान इनहेरिटेड आफ्टरवर्ड्स. अभी भी हम देखते हैं तो यही मास्टर स्लेव रिलेशनशिप है जो फ्यूडल मेंटालिटी भी कहलाता है, क्योंकि फ्यूडलिज्म में अक्सर औकात एक फ्यूडल लॉर्ड एक लॉर्ड होता है और बाकी सारे उसके सर्वेंट्स या फिर कीड़े मकोड़े कमीन होते हैं. यही फ्यूडल लॉर्ड या इस फ्यूडल मेंटालिटी के लोग चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, वो जब गवर्नेंस में पहुंचते हैं तो वो बाकियों को डेमोक्रेटिकली ट्रू ऑनर्स ऑफ द कंट्री नहीं मानते, वो अपने आप को मास्टर उनको स्लेव समझते हैं. तो ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप ये भी कलोनियल लेगेसी है जो उन्होंने दिया है. जब यही ब्यूरोक्रेट्स और दीज colonial people when they left India and came back to Britain did not hire the services. They dismissed the services saying that they had the experience of running a slave country and now they were coming to an independent free country, so they could not handle the bureaucracy. लेकिन पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो कि कलोनियल लेगेसी से ताल्लुक़ रखते हैं और अभी तक उनकी कलोनियल लेगेसी के ऊपर ही ट्रेनिंग की जाती है. मास्टर स्लेव रिलेशनशिप मौजूद है यहाँ पर. तो अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर दी फॉर गवर्नेंस क्राइसिस इन पाकिस्तान, तो मैं उसकी 3 रीजंस बताऊँगा. कलोनियल लेगेसी, नंबर 2 फ्यूडल मेंटालिटी और मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, और ये भी कहीं ना कहीं से कलोनियल लेगेसी से निकलता है. और तीसरे नंबर पर मिलिट्रीज रोल, मिलिट्रीज इंटरफेरेंस. ये 3 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से ये अब मिलिट्री का रोल यहाँ पे कहाँ आएगा. मिलिट्री अब अगर हम इस बैकग्राउंड की बात करें, जो बैकग्राउंड में पहले बात कर रहा था कलोनियल लेगेसी के बाद हम आते हैं कायद-ए-आज़म की गवर्नरशिप के ऊपर या गवर्नर जनरलशिप के ऊपर. तो वो 1 साल है कायद-ए-आज़म ट्राई टू इंश्योर पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेटिक सुप्रीमेसी इन द कंट्री. ही एडवाइज्ड different institutions to remain in their parameters, such as he advised army not to make the policies of the country. Their work was to guard the borders, their work was not to interfere in the politics. He advised the parliamentarians and bureaucrats that they were the servants to the people and the true honors were the people. So he was the one who drew lines, who set the parameters. He wanted parliamentary debates, argument and counter argument. तो उन्होंने जो अपना एक इम्पैक्ट छोड़ा वो बहुत थोड़े अरसे के लिए रहे और उसके बाद ना रह सके. हमारे लिए तो वही माओ से तंग थे, वही गांधी थे, वही हमारे लिए वाशिंगटन थे. उनके ना रहने के बाद और उसके बाद फिर लियाकत अली ख़ान के ना रहने के बाद इस गवर्नेंस सिस्टम के ऊपर ब्यूरोक्रेट्स और फ्यूडल लॉर्ड्स ये चिपक गए. ख़ास तौर पर उसके बाद जो ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट्स स्टार्ट हुई, ब्यूरोक्रेट्स का राइज हुआ,
गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद और इस्कंदर मिर्ज़ा ब्यूरोक्रेट्स थे, वो हुकूमत में गवर्नेंस में आ गए और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को ही पावर देनी शुरू कर दी। पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर उनका कोई बिल्कुल एतमाद नहीं था। उन्होंने गवर्नेंस का बेड़ा गर्क किया और उसको सेट करने के लिए फिर आर्मी आ गई। जब आर्मी अयूब खान के अंडर आई तो फिर एक ही इंस्टीट्यूशन पावरफुल हुआ और वो है मिलिट्री इंस्टीट्यूशन। बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशन थे, ख़ासतौर पर सिविलियन इंस्टीट्यूशंस बहुत कमज़ोर हो गए। ही डिड नॉट बिलीव, ना सिर्फ वो अयूब खान बल्कि याह्या खान, बल्कि ज़ियाउल हक, ये सारे और मुशर्रफ भी, दे डिड नॉट बिलीव एंड ट्रस्ट the politicians in political parties. They thought them corrupt and there was also the element of fear, क्योंकि वो उनसे डरते थे। उनकी पॉलिटिकल से थी, लोगों में रिस्पेक्ट कमांड करती थी। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को कॉर्नर किया गया, बैन लगाया गया और डिस्क्वालीफाई किया गया हर उस बंदे को जो उनकी लाइन पे नहीं चलता था। इससे क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज़ कमज़ोर हुई। पॉलिटिकल पार्टीज़ के कमज़ोर होने से फ्यूडल लॉर्ड्स इनके ऊपर हावी हो गए। उनमें डेमोक्रेटिक कल्चर इवॉल्व ना हो सका। और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ही हैं जो किसी भी मुल्क के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को मजबूत बनाती हैं और गवर्नेंस डिलीवर करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जब इतनी वीक हो गई और जब उनको गवर्नेंस का मौका जब भी मिलता था, वो अपने इस वीक सेटअप के और वीक मेंटालिटी के साथ हुकूमत करती थी, वो बेहतर गवर्नेंस नहीं दे पाती थी। तो ये रीज़न थी। मिलिट्री का रोल एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है। फिर उसके बाद हमारा फ्यूडल, जो मैंने आपको बताया, फ्यूडल मेंटालिटी, वो भी एक रीज़न है। अब हम आगे बात करते हैं क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस, और जो मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं आपके सामने वो मैं बता देता हूँ। थीसिस स्टेटमेंट में सबसे पहले लिखा है, थीसिस स्टेटमेंट जो भी आपने देनी है, कैसे देना है कि गुड गवर्नेंस का क्राइसिस पाकिस्तान में रहा है और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग, ताकि मुल्क जो है वो मजबूत बुनियादों के ऊपर इस्तवार किया जा सके। वट एवर यू कैन राइट थीसिस स्टेटमेंट। आगे बैकग्राउंड, ब्रिटिश रूल एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, उसके बारे में बात किया। वो सारा ब्यूरोक्रेटिक था और वही कलोनियल लेगेसी रही। फिर जिनाज़ गवर्नेंस मॉडल, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर मुश्तमिल था। वो चाहते थे कि अपने अपनी लिमिट्स में रहें इंस्टीट्यूशंस। फिर आफ्टर जिना ब्यूरोक्रेट्स एंड मिलिट्री अंडरमाइंड पार्लियामेंट सुप्रीमेसी। जिना जब चले गए तो ब्यूरोक्रेट्स और फिर मिलिट्री ने पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की धज्जियाँ उखेड़ के रख दी। उधर अब रीज़न स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहली रीज़न मैंने यहाँ पे लिखी है मिलिट्री इंटरफेरेंस। मिलिट्री इंटरफेरेंस क्यों रीज़न है वीक इंस्टीट्यूशंस की? मिलिट्री डिक्टेटरों की जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है या गवर्नेंस स्टाइल जो उनका था, वो क्या था? वो ज़्यादातर सेंट्रलाइजेशन के ऊपर यकीन रखते थे। सारी पावर्स अपने हाथ में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के ऊपर यकीन नहीं रखते थे। पार्टिसिपेटरी उनकी हुकूमत नहीं होती थी। पार्टिसिपेशन जब तक तमाम इंस्टीट्यूशंस की और तमाम इवन लोअर रंग की और तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स की नहीं होगी, उस वक्त तक आपकी गुड गवर्नेंस इंश्योर नहीं हो सकती। लेस पार्टिसिपेटरी एंड अनडेमोक्रेटिक स्टाइल था उनका। फिर उनका डिसबिलीफ था पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर। पॉलिटिकल पार्टीज़ को उन्होंने कभी मजबूत नहीं होने दिया। फिर डिसीजन मेकिंग ऑन सिक्योरिटी। फिर सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो डिसीजन मेकिंग थी वो आर्मी का डोमेन रहा, आज तक आर्मी का डोमेन है। इससे क्या हुआ कि सिविलियन इंस्टीट्यूशंस को कभी भी कॉन्फिडेंस ना मिल सका कि हम भी डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि डिसीजन लेने से ही कॉन्फिडेंस आता है, और डिसीजन गलत लें सही लें फिर उसको सारे इंस्टीट्यूशंस मिलकर इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो सही भी साबित हो सकते हैं। लेकिन आर्मी ने कभी भी सिविलियंस के ऊपर भरोसा नहीं किया कि वो डिसीजंस ले सकते हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि दीज आर ब्लडी सिविलियंस एंड दे कैन नॉट टेक गुड डिसीजंस। अदरवाइज़ हम देखें तो आर्मी के भी बहुत सारे डिसीजंस हैं जो गलत साबित हुए और बाद में मुल्क भी टूट गया उससे। जैसे कि याह्या खान आए, उन्होंने 1 यूनिट स्कीम को तोड़ दिया, 1 वोट 1 इलेक्शंस यानी डायरेक्ट इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, जिससे मुल्क टूट गया। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि मुशर्रफ के दौर में या जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जो फॉरेन पॉलिसी एक डिसीजन लिया था कि हमने अफ़गान जिहाद में अमेरिका का साथ देना है और ब्लाइंडली देना है, उसके आज तक हम असरात को भुगत रहे हैं। टेररिज्म की शक्ल में क्लाशनकोव की
शक्ल में हमारी पूरी की पूरी जनरेशन तबाह होने के बराबर आ गई थी। 1990s में ड्रग एडिक्शन की वजह से वो सारे का सारा अफ़गान जिहाद का वो डिसीजन था जो जनरल ज़िया उल हक ने लिया। फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में हमने डिसीजंस लिए, एक तो अमेरिका के साथ हम वॉर ऑन टेरर में गए जो कि हमारे इंटरेस्ट में नहीं था, और अब मुशर्रफ के पीछे लोगों की सपोर्ट नहीं थी, इसलिए लोगों ने ओन ही नहीं किया। फिर उसके बाद उसका डिसीजन जो बुगटी को कत्ल करने का और बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई, उसका डिसीजन लाल मस्जिद के ऊपर हमला करने का, और फिर पूरे पाकिस्तान में सुसाइड अटैक्स हुए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आर्मी ही सही डिसीजंस ले सकती है। अगर ऐसे ही डिसीजन आर्मी समझती है कि वो ठीक हैं, तो फिर इससे कम नुकसानदेह डिसीजंस सिविलियंस ले सकते हैं। आगे इफ़ेक्ट्स में हम क्या बात करेंगे, आर्मी के इस रोल की वजह से इफ़ेक्ट्स हैं वीक सिविलियन इंस्टीट्यूशंस, because whenever army comes into the power, it empowers only military institution. So the worst corruption eras in the history of Pakistan have been the army eras, when military institution, I mean as an institution, did a lot of corruption. तो political parties and undemocratic culture जो है वो वीक सिविलियन इंस्टीट्यूशंस, वीक पॉलिटिकल पार्टीज और अनडेमोक्रेटिक कल्चर जो है पाकिस्तान में मजबूत हुआ मिलिट्री इंटरफेरेंस से। आगे हम आते हैं ऑटोक्रेटिक एंड करप्ट डेमोक्रेट्स। अब ये ऑटोक्रेटिक एंड करप्ट डेमोक्रेट्स कह लें या फ्यूडल मेंटेलिटी भी इसको बोल लें, क्योंकि फ्यूडल मेंटेलिटी का मतलब है मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, और जब आप मास्टर अपने आप को समझते हो तो आप अपनी जागीर समझते हो, अपनी राया को भी, और उसके साथ उनके जो टैक्सेस हैं उनको भी, तो करप्शन वहाँ से ठीक ठाक निकलती है। इसको फ्यूडल मेंटेलिटी भी आप कह सकते हैं। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स भी इधर से ही जनरेट होती है। हमारी जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है वो थाना कल्चर में अच्छी खासी रूटेड है। अब थाना कल्चर क्या है? थाना कल्चर का मतलब यहाँ पे हम जनरलाइज तरीके से ये लेंगे कि इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं उनके ऊपर कंट्रोल हासिल करना, और वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा रहा है। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा थाना कल्चर ऐसे भी है कि कौन सा कैंडिडेट मेरा थाने में काम करवाएगा। थाना क्या है? इंस्टीट्यूशन होता है, यानी इंस्टीट्यूशंस में कौन मेरा बंदा काम करवाएगा, चाहे वो वापटा का है, चाहे वो पुलिस का है, चाहे वो कोई भी और दूसरा तीसरा इंस्टीट्यूशंस है। तो इससे इंस्टीट्यूशनल फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पड़ती है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर होते हैं। तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स जो है वो सेंटरिंग ऑन थाना कल्चर, यानी उसमें पैटर्नेज सिस्टम होता है कि ये मेरा पैटर्न है, ये फ़लाना आदमी, इसको मैं वोट दिया है तो मेरा ये पैटर्न है, ये मेरा काम करेगा ही करेगा। तो पैटर्न सिस्टम है। अपनी कास्ट को, अपने सेक्ट को, अपने जो एथनिक जो पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट करना, उसको पैटर्नाइज करना, दिस इज़ कॉल्ड पैटर्नेज सिस्टम। ये भी हमारी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। और फिर डायनेस्टीज़ भी इसी से ही क्रिएट होती हैं, इसी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स और फ्यूडल मेंटेलिटी मेन होना चाहिए था, जिससे ऑटोक्रेटिक एंड करप्ट डेमोक्रेट्स निकलते हैं। ये मेन जो है वो उसको बदल लेना चाहिए था, इसको नीचे रख लेते हैं, और फ्यूडल मेंटेलिटी और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स इसको ऊपर अगर ले जाते तो वो ज़्यादा बेहतर था। इसी से डायनेस्टीज़ निकलती हैं, क्योंकि जब आप पैटर्नाइज करते हो तो फिर भुट्टोइज़म, ज़ियाइज़म और नवाज शरीफिज़म ये पैदा होते हैं। और अब इसके बाद इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म। जब पैटर्नेज सिस्टम होगा, जो पॉलिटिकल हमारा सिस्टम है पैटर्नेज सिस्टम, तो उसमें फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी बढ़ती है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को अपने होल्ड में रखने के लिए। उसमें नेपोटिज्म आती है, और फेवरेट अपने लोगों को अपॉइंट किया जाता है। इससे हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कैपेबिलिटी उनकी कम होती है और करप्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि उन इंस्टीट्यूशंस में जाने वाले लोग जो अपने अपने पॉलिटिकल बॉसेस के सिफारिश के ऊपर गए हुए हैं वो शायद काम नहीं करते, या फिर उनको पता होता है कि हमारी यहाँ पर अपॉइंटमेंट हमारी काबिलियत की बेसिस के ऊपर नहीं बल्कि हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशन की बेसिस के ऊपर है, जिससे करप्शन बढ़ती है और जिससे
वो अपने बॉसेस की हर बात मानते हैं और इस इंस्टीट्यूशन को लूट मार का सिलसिला स्टार्ट भी होता है। और चूँकि ये मेरिट के ऊपर नहीं होते इसलिए इतने कैपेबल भी नहीं होते। तो नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म से इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस नहीं बनते। इंक्लूसिव का मतलब है कि सोसाइटी के हर तबके से लोग मेरिट की बेसिस के ऊपर आए हैं, चाहे वो किसी भी सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। कोई चौधरी नहीं है, कोई बहुत कमी कमीन का बच्चा भी है लेकिन टैलेंटेड है और उसको काम करना आता है, वो जब जाएगा तो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हमेशा पावरफुल बनाते हैं आपकी गवर्नेंस सिस्टम को। और एक बात याद रखें कि जो एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एक बुक है जिसका मैं हवाला देना चाह रहा हूँ, मेरे ज़हन से नाम निकल रहा है, उसको बोलते हैं आई थिंक फॉल ऑफ सिविलाइजेशंस या ऐसी ही कोई बुक थी। उसमें जो एक ख़ास तौर पे चैप्टर बांधा कि ब्रिटेन जो है अपने दौर में इतनी बड़ी पावर कैसे बन गया, बल्कि जबकि वो एक छोटी सी 2 आइलैंड्स पर मुश्तमिल है। तो जो कंक्लूजन उसने लिखा है वो यही है कि उसके इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ एनलाइटनमेंट मूवमेंट एंड डेमोक्रेसी वो इंक्लूसिव हो गए थे। वो सोसाइटी के हर एस्पेक्ट से लोग आते थे और मेरिट के ऊपर वो इंस्टीट्यूशन संभालते थे और डिसेंट्रलाइजेशन थी, उनको पूरा इख्तियार होता था अपने काम करने का, इम्प्लीमेंट करने का। वो अपनी जवाबदेह भी थे अपने चीज़ों के बारे में, लेकिन लंबी चौड़ी जो है वो जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा नहीं रहा था। हमारे यहाँ पर मुझे अभी तक याद है कि 1990s तक तो इंटरव्यू में दुआए कुनूत सुनी जाती थी, चाहे वो इंटरव्यू आप मैनेजमेंट का देने के लिए गए हैं, चाहे वो टीचर का देने के लिए गए हैं, चाहे वो इंग्लिश का टीचर है या कोई और टेक्निकल जॉब है, उसके लिए दुआए कुनूत सुनी जाती थी। ये बड़े होके मुझे पता चला कि दुआए कुनूत सुनने का मकसद क्या है, क्योंकि दुआए कुनूत शिया की अलहदा है, सुन्नी की अलहदा है और अहले हदीस की अलहदा है, जिसकी वजह से साफ पता चल जाता था कि किस सेक्ट का है। तो जो आगे बैठा हुआ जो इंटरव्यूअर है वो अपने ही सेक्ट से रेलेवेंट बंदे को रखता था, जो कि इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाता, आप अपने सेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। इसी तरीके से कास्ट बेस्ड, जो बरादरी बेस्ड जो वोट पड़ते हैं, जो पॉलिटिकल रूलर है वो अपनी बरादरी को प्रमोट करता है, तो फिर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस नहीं बन पाते हैं और मेरिट नहीं आ पाता है, टैलेंट नहीं आ पाता है। यहाँ से हमें कुछ आर्मी से सीखने की ज़रूरत है, जहाँ पे मेरिट की बेसिस के ऊपर भर्ती होता है बच्चा, चाहे वो किसान का है, चाहे वो चौधरी का है, चाहे वो मलक का है, चाहे वो कम्मी का है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट का है, चाहे वो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर का है। अगर वो टैलेंट के ऊपर पूरा आता है तो वो वहाँ पे जाता है। इसलिए वहाँ पे रूल ऑफ लॉ भी है, वहाँ पे कैपेबिलिटी भी है और वो वहाँ पे करप्शन का एलिमेंट काफ़ी कम है। तो नीड ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में सबसे पहले डीपोलिटिसाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल मास्टर्स का इंटरफेरेंस बहुत कम होना चाहिए। डिजिटाइजेशन ऑफ गवर्नेंस, आजकल चूँकि डिजिटल रेवोल्यूशन है तो इसको किया जा सकता है, जैसे ई गवर्नेंस, ई मॉनिटरिंग, कंप्यूटराइजेशन ऑफ पटवार सिस्टम जैसे किया पंजाब में, और इसी तरीके से राइट टू नो लॉ, ये भी डिजिटलाइजेशन है। जितनी भी परफॉर्मेंस है और जो किसने कहाँ कहाँ पे पैसा कमाया, किसके कितने रिसोर्सेज कब थे, वो कंप्यूटर के अंदर, जैसे कि लिस्टें लगती है हर इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो MBBS की हों, चाहे वो किसी भी एंट्री ट्रस्ट की हों, वो जब लिस्टें कंप्यूटर के ऊपर चढ़ती हैं तो सबको पता चल जाता है कि दिस इज़ ट्रांसपेरेंट सिस्टम। तो ट्रांसपेरेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी अच्छी गवर्नेंस के लिए। तो ट्रांसपेरेंसी आ सकती है राइट टू नो लॉ से। इफ़ेक्टिव लोकल बॉडी सिस्टम्स टू ओवरसी इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस एट माइक्रो लेवल। अगर हमारी जो लोकल बॉडी सिस्टम, क्योंकि लोकल बॉडी सिस्टम हमारा इसलिए मजबूत नहीं हो सका कि हमारे डेमोक्रेसीज़ इसको पसंद ही नहीं करती हैं, क्योंकि डेमोक्रेसीज़ इतनी मैच्योर नहीं हैं। वो चाहती नहीं है कि जो निचले लेवल के ऊपर लोकल बॉडी गवर्नमेंट को वो पैसे का ट्रांसफ़र करे और वो काम करे वहाँ पर। तो इस तरीके से
जो लोकल बॉडीज़ की गवर्नेंस है, जो लोकल गवर्नेंस होती है, वो इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस को माइक्रो लेवल के ऊपर देखती है कि अगर डिपार्टमेंट की कोई ऑफिस हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में या हमारे इलाके में है तो क्या वो इफ़ेक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं छोटे छोटे कामों के लिए लोगों के, तो वो वहाँ पे उनको ओवरसी करती है। अक्रॉस द बोर्ड एंड ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरिटोक्रेसी फॉर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन, ये हमने पहले बात कर दी कि मेरिट का होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस चाहते हैं। फिर आगे आते हैं ऊपर तो देखें डिसेंट्रलाइजेशन और कटेलमेंट ऑफ रेड टेपिज्म। लंबे चौड़ी सीरीज डिसीजन मेकिंग के अंदर हिस्सा होना, एक फाइल 6 डिपार्टमेंट से होकर जा रही है और 6 लोगों के हाथ में से होकर जा रही है, फिर उसकी अप्रूवल मिलती है और उसमें बहुत सारी करप्शन होती है। तो इसका मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो कॉलेज सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर का बेड़ा गर्क इसीलिए हुआ है कि सारे इख्तियारात सेक्रेटेरिएट में बैठे सेक्रेटरी के पास होते हैं, जबकि प्रिंसिपल के पास कम से कम इख्तियारात होते हैं। इस वजह से प्रिंसिपल की बात को वहाँ पे मौजूद इवन जो 4 क्लास का मुलाजिम है वो भी उसको नहीं इतना सीरियस लेता, क्योंकि 4 क्लास के मुलाजिम के भी पॉलिटिकल बॉसेस के साथ ताल्लुकात होते हैं। प्रिंसिपल उनको भी नहीं निकाल सकता। सारे डिसीजंस को वहाँ पे होना बहुत, हमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से सीखना चाहिए जिसके कॉलेज का प्रिंसिपल ऑल इन ऑल होता है, बहुत सारे मैटर्स में हायर एंड फायर कर सकता है। इवन वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर उसको इंसेंटिव्स भी ज़्यादा होते हैं और उसको जो है वो इख्तियारात भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ पे वो काम भी करवाता है। तो एंड ऑफ एडहॉकिज्म। एडहॉकिज्म एक और बहुत बड़ी चीज़ है करप्शन की। जो भी गवर्नमेंट आती है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, और जब मिनिस्टर्स पूरे हो जाते हैं, बाकी अपने बहुत सारे जो मेंबर्स हैं उनको खुश करने के लिए जब उनके पास पोर्टफोलियोस नहीं रहते तो वो उनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ऊपर डायरेक्टर्स बना देते हैं या उनके बॉसेस लगा देते हैं एडहॉक बेसिस के ऊपर। वो भी एक तरह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। 5 साल के लिए वो रहते हैं, लूट मार करके चले जाते हैं और नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, वो एडहॉक अपना कोई बॉस लगा देती है। एक परमानेंट वहाँ पे डायरेक्टर हो जो कि आंसरेबल हो टू पार्लियामेंट और उसको पता हो कि पीछे जितना भी काम किया है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। 5 साल के लिए, 3 साल के लिए एडहॉक के ऊपर आने वाला अपने आप को समझता है कि और वो यही एक्सक्यूज़ देता है कि पिछले वाले ने बेड़ा गर्क किया और ख़ुद भी। ये एक बहुत बड़ी रीज़न है, इसको ख़त्म होना चाहिए, एंड ऑफ एडहॉकिज्म। और परमानेंट हेड्स होने चाहिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के, जो कि अकाउंटेबल हों टू पार्लियामेंट। आगे परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्रेस होनी चाहिए और डेलीगेटिंग पॉलिसी मेकिंग टू सिविल इंस्टीट्यूशंस, ना कि मिलिट्री के इंस्टीट्यूशंस के पास, बल्कि सिविल इंस्टीट्यूशंस के पास पॉलिसी मेकिंग का इख्तियार होना चाहिए। मिलिट्री के पास रहेगा तो मिलिट्री के पास रहने की वजह से पाकिस्तान विल रिमेन एवर अ सिक्योरिटी कॉन्शियस कंट्री, विल नेवर एवर फोकस ऑन इकोनॉमिक एंड अदर aspects which are also very important as non-traditional security threats. Reforms in social institutions के reforms भी बहुत important है और social institutions में हमारे education system और दूसरे नंबर पर family system मजबूत होना चाहिए, तभी करेक्टर अच्छे निकलेंगे और करप्शन कम करेंगे ऊपर जाके। उसमें हाई वैल्यू एजुकेशन हो जिसमें करेक्टर बिल्डिंग के ऊपर फोकस होना चाहिए। औरत को एम्पावर करना, वेमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि पावरफुल मदर्स हों, स्ट्रॉन्ग मदर्स हों। एक अच्छी सोसाइटी के लिए स्ट्रॉन्ग मदर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फैमिली बेहतर होगी तो सारी सोसाइटी बेहतर होगी। हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वक्त, क्या होप्स हैं कि पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस आएगी। हमारा मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो आज़ाद हो गया। हमारा सोशल मीडिया ये एक बड़ी तेज़ी के साथ रेवोल्यूशन लेके आ रहा है। हर यंग आदमी के पास एक मोबाइल है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर कोई करप्शन हो रही होगी या कोई ऐसी चीज़ अनटूवर्ड देखते हैं और फ़ौरन रिकॉर्ड कर लेते हैं और इस तरीके से आवाज़ मिल रही है उनको। अब ब्यूरोक्रेट्स और ये इंस्टीट्यूशंस के जो डायरेक्टर्स हैं ये लोग अब इतने पावरफुल नहीं हैं जितने 1980s में, 70s में, 60s में अन्नदाता बने हुए थे।
अब इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस आम आदमी भी रख रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए से। जुडिशरी ने इंडिपेंडेंस हासिल की है 1947 से लेकर अब तक। जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मूवमेंट हुई है, ये तीन चीज़ें हैं, मीडिया की आज़ादी और जुडिशरी की आज़ादी। तो इनकी आज़ादी के साथ सिविल सोसाइटी हमारी मजबूत हो रही है। सिविल सोसाइटी का मतलब है आम इंसान मजबूत हो रहा है, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल निकला है 2008 से लेकर। 2008 के बाद से लेकर अब तक 3 गवर्नमेंट्स आ चुकी हैं। 2 गवर्नमेंट्स ने सक्सेसफुली, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ने अपने टेन्योर मुकम्मल किया। नो डाउट प्रोसेस अभी चल निकला है, इससे पॉलिटिकल मैच्योरिटी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, क्योंकि पॉलिटिकल मैच्योरिटी पॉलिटिकल कल्चर है, और कल्चर हमेशा बड़ा स्लो बट ग्रेजुअल इवॉल्व होता है, रातों रात इवॉल्व नहीं होता, लेकिन वो प्रोसेस के चलने से होता है। प्रोसेस के बार बार रुकने से और मिलिट्री के आ जाने से प्रोसेस ख़राब हो जाता है। तो ये था क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स।